हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरिंदर चित्रा और स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट कंफर्म कर दो कि आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें। बताइए। हाँ भाई, सब बढ़िया। चलो, कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, है ना। कल क्लास नहीं ले पाया था, कुछ मतलब मैं रात को लेट सोया था। मैं रात को मुझे 5 बज गई थी। रात को 5 मतलब सुबह की 5 बज गई थी सोते सोते। फिर सुबह की 5 बज गई तो 8 बजे का क्लास होती तो कब सोता कब उठता, तो इसलिए फिर कल मैं क्लास नहीं ले पाया था। कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, हो रखी है। 5 बज गई थी मुझे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। हाँ भाई, तो ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आज जैसे एडिटोरियल हो रहा है, तो आज शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे आपको आज की वोकैब का क्विज मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लेना। चलिए देखते हैं फिर आज की क्लास में क्या है। वोकैबुलरी से स्टार्ट करें, आ जाओ। तो ग्रेविटेट, क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटेट। देखो ग्रेविटेट आपको है ना, ग्रेविटेशन तो पता ही होगा, है ना। ग्रेविटेशन आप लोग को पता होगा। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज को खींचना, ग्रेविटी। तो बस उसको वोकैब की तरह यूज करने के लिए इन्होंने एक वर्ड बना दिया, ग्रेविटेट, जो कि वर्ब है। काम वही करेगी जो ग्रेविटी का काम होता है। क्या काम होता है ग्रेविटी का? किसी को अपनी तरफ खींचना। तो भाई ग्रेविटेट का मतलब क्या होता है? टू बी नेचुरली अट्रैक्ट और ड्रॉन टूवर्ड समथिंग। तो मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है? भाई किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना या अपनी तरफ खींचना, तो उसको अपन ग्रेविटेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखो, यंग प्रोफेशनल्स ऑफन ग्रेविटेट टूवर्ड सिटीज। तो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो ऑटोमेटिक तो नहीं, ऑफन बोला मतलब अक्सर, अक्सर वो ग्रेविटेट होते हैं टूवर्ड्स, मतलब किसकी तरफ इंक्लाइन होते हैं, किसकी तरफ ज्यादा जाते हैं, झुकते हैं? सिटीज की तरफ। क्यों? दैट ऑफर, तो दैट आया सिटीज के लिए। तो सिटी जो है वो ऑफर कर रही है उनको क्या? इनोवेशन भी और अपॉर्चुनिटी भी, इसलिए वो सिटीज की तरफ ज्यादा जाते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाइए इधर। इनक्लाइन मतलब किसी की तरफ झुकना। वीर टूवर्ड, वीर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना, है ना। डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना, तो टूवर्ड। ग्रेविटेट टूवर्ड मतलब ग्रेविटेट के साथ टूवर्ड लगता है। देखो आपको यहां से फिक्स्ड प्रपोजिशन भी पता लग गया, ग्रेविटेट टूवर्ड। बी ड्रोन टू, बी ड्रोन टू मतलब किसी को खींचना, किसी की तरफ खींचे जाना, वो। कन्वर्ज, देखो कन्वर्ज को अगर आपको समझना है तो आप डाइवर्ज को समझो। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज हो जाना, भटक जाना, है ना, चेंज हो जाना, डाइवर्ज हो जाना। अब यहां पर आया कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब मिल जाना, इंटरसेक्ट कर जाना, है ना, आपस में कहीं मीट करना, तो उसको। तो कन्वर्ज, बी ड्रोन टू, ग्रेविएट टूवर्ड, वी टूवर्ड, इंक्लाइन, ये सब कहीं ना कहीं सेंस दे रहे हैं कोई किसी की तरफ झुक रहा है, कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है। एंटोनिम में देखो शन, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्या है भाई? शन को आप देखेंगे कभी कभी शंड भी यूज होता है, मतलब ये एज एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अभी शन क्या यहाँ पे वर्ब है, हालांकि ये भी वर्ब होती है, लेकिन शंड, शंड जैसे लिखा जाता है शंड बिल्डिंग, है ना, शंड म्यूजियम मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा गया हुआ। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो इन सब का मतलब क्या है? किसी की तरफ इंक्लाइन होना। यहां पर क्या है? उसके उसको छोड़ देना, हट, ठीक है। उसके बाद रेपेल, रेसिस्ट, अवॉइड और डाइवर्ज, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े, बढ़ो। हाइटस, हाइटस। अब हाइटस मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैब है। हाइटस का मतलब क्या होता है? हाइटस का मतलब होता है पॉज या ब्रेक लेना। कंटिन्यूटी, कोई आप काम कर रहे हैं, अब आप एक पॉज और ब्रेक चाहते हैं। कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं या कोई सीक्वेंस के अंदर ब्रेक आ जाना। जैसे मान लीजिए कपिल शर्मा का शो है, सीजन 1 हुआ, सीजन 2 के बीच में जो ब्रेक था, जो गैप था, उसको हाइटस कहेंगे। सीजन 1 सीजन 2 के बीच का जो गैप है उसको अपन हाइटस कहेंगे। तो हाइटस का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो, देखो ये लल है, लल, है ना, सस्पेंशन, रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब रेस्ट लेना, इंटरवल जो अपन मूवीज में इंटरवल लेते हैं, इंटरमिशन, इंटरमिशन भी कई बार लिखा आता है, कई बार इंटरवल भी लिखा आता है।
तो कहने का मतलब ये है हाइटस का मतलब बीच में गैप देना, कोई चीज चल रही है वो खत्म नहीं हुई है, देखो बहुत ध्यान से समझना, कोई चीज चल रही है खत्म नहीं हुई है, या तो उसका दूसरा पार्ट आ रहा है, मतलब है वही चीज, कंटिन्यूटी में हम बोलना चाह रहे हैं। देखो अगर दूसरा पार्ट आ रहा है तो उसका मतलब यही है ना, उसी मूवी का दूसरा पार्ट, तो कंटिन्यूटी तो है ना, बस बीच में गैप है, तो उस गैप को अपन क्या बोलेंगे, हाइटस बोलेंगे। जैसे आफ्टर अ ब्रीफ हाइटस, ब्रीफ मतलब छोटा हाइटस के बाद दी नेगोशिएशन रिज्यूम, नेगोशिएशन वापस से स्टार्ट होगी विथ रिन्यूड अर्जेंसी। रिन्यूड अर्जेंसी का मतलब क्या, एक नई अर्जेंसी के साथ वापस से मीटिंग को स्टार्ट किया गया, नेगोशिएशन को स्टार्ट किया गया। ओके, एंटोनिम में देखिए, कंटिन्यूटी, प्रोग्रेशन, फ्लो, परपेचुइटी। परपेचुइटी मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी बहुत आता है। परपेचुइटी का मतलब कोई चीज बहुत समय से बनी हुई है। परसिस्टेंट आप लोग को पता होगा, लगातार। क्लियर? और एक बार प्लीज सेशन को लाइक कर दो अगर आप क्लास में आ गए हैं तो, एंटर मार लिया तो अगर आपने। चलो आगे, बोयेंसी, क्या लिखा हुआ है, बोयेंसी। अब बोयेंसी का मतलब क्या होता है, देखो बोयेंसी एक पॉजिटिव वर्ड है। बोयेंसी का मतलब समझिए, बोयेंसी का मतलब ये होता है किसी भी चीज को पानी में फेंका, वो डूब ही नहीं रही है, अब मतलब ऊपर ही फ्लोट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है, बोयेंसी का मतलब होता है उसके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि अगर कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो वापस से उठ करके खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो बोयेंसी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू स्टे अफ्लोट और द क्वालिटी ऑफ चीयरफुलनेस एंड ऑप्टिमिज्म। तो चीयरफुलनेस की क्वालिटी और ऑप्टिमिज्म की क्वालिटी कुल मिला के रेजिलियंस पावर है। तो अगर आप इसका सिनोनिम्स देखते हैं ना, तो ए वन ऑफ द सिनोनिम्स इज रेजिलियंस, वन ऑफ द सिनोनिम्स इज रेजिलियंस। ठीक है, अच्छा पहले एग्जांपल पढ़ते हैं, देखो क्या एग्जांपल। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये बोयेंसी है ना, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। ये देखो, ये बोयेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और वर्ब, अब देखो यहां पे लिखा हुआ है बॉय, वर्ब की तरह कैसे यूज होता है, वर्ब की तरह यूज होता है कहीं किसी किसी सेंस में। अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट देने की बात आती है कि यार चलो उसको सपोर्ट देते हैं, तो सपोर्ट के सेंस में भी बॉय यहां पर यूज हो जाता है। बॉय वाला बॉय नहीं, ये वाला बॉय। ठीक है, तो बोयेंट बहुत बार बोयेंट आया, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। बोयेंसी पीछे सी वाई है, इसलिए जिसके पीछे भी सी वाई आता है ना, तो उसको अपन नाउन कहते हैं, और एएनटी वालों को तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। कितनी बार आप लोगों को मैं बता चुका हूं, यहां तक क्लियर है? ओके ओके। इकोनॉमिक बोयेंसी रिटर्न, इकोनॉमिक बोयेंसी वापस आ गई, क्योंकि एज यहां पे क्योंकि का काम करा, क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथेंड, क्योंकि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया था। तो अगर जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो होगी। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ, लाइटनेस मतलब इतना लाइट है कि डूब नहीं रहा है। वाइवर्सिटी, वाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, वाइवर्सिटी का भी मतलब ये हो जाएगा कि भाई रेजिलियंट पावर है ना, रेजिलियंट पावर है। ऑप्टिमिज्म, अपलिफ्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले हैं। वाइवर्सिटी का मतलब आप ये भी कह सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा लिवेबल है, कोई चीज लिवेबल है। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। मतलब आपको बस इतना सा मेन आपको क्या रखना है यार, बोयेंसी का मतलब उछाल भी होता है, बोयेंसी का मतलब पॉजिटिव वर्ड है, बोयेंसी का मतलब चीयरफुलनेस है और ऑप्टिमिज्म है। बोयेंसी का मतलब कोई चीज कोई नेगेटिव सिचुएशन में तो खुद को रेजिलियंट कर लेगी, मतलब खुद को उसमें इतनी रेजिलियंट पावर है कि वो वापस से बैकअप कर लेगी अपना खुद का, तो उसको अपन बोयेंसी कहते हैं। आगे बढ़िए, वेगिंग ऑन, देखो यहां पे लिखा हुआ है वेगिंग ऑन। ऑन हम जनरली यूज करते हैं, देखो बर्डन, बर्डन ऑन, प्रेशर ऑन। मैं जानबूझ करके बर्डन और प्रेशर यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप वेगिंग ऑन को भी वैसे ही देखें, बर्डन ऑन, प्रेशर ऑन। तो वेगिंग ऑन का मतलब होता है कोजिंग मेंटल और इमोशनल प्रेशर, ट्रबलिंग समवन परसिस्टेंटली। कहा जा रहा है मेंटल और इमोशनल प्रेशर डालना, उसको वेगिंग ऑन कहते हैं। और किसी को अगर परेशान कर रहे हैं तो उसको भी लगातार परेशान करना, तो उसको भी वेगिंग ऑन कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? वेगिंग ऑन। आज एग्जांपल देते हैं, द अनरिजॉल्व डिसीजन वॉज वेगिंग ऑन हर माइंड ऑल वीक। तो जो अनरिजॉल्व डिसीजन थे, जो डिसीजन अभी तक रिजॉल्व नहीं होने, वो कहीं ना कहीं उसके माइंड पर प्रेशर डाल रहे थे ऑल वीक, पूरे हफ्ते। समझ रहे आप? तो ये है वेगिंग ऑन का मीनिंग।
अब आ जाओ मैं सिनोनिम्स पढ़वाता हूं। बर्डनिंग हो जाएगा, ओप्रेसिव हो जाएगा। अच्छा, नैगिंग का मतलब क्या होता है? देखो, नैगिंग का मतलब होता है नाग दिखा करके, मतलब आपके सामने नाग रख दिया, आपको कहे कोबरा है, काम कर नहीं तो काटेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है, जब अपन नैगिंग वोकैब का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं काम करवाने के लिए। तो इसका मतलब नैगिंग का मतलब क्या होता है? प्रेसिंग अपॉन। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने नैगिंग वोकैब ना पढ़ा हो, तो नैगिंग को आप नाग से रिलेट कर सकते हो। भाई नाग सामने रखा हुआ और कह रहे हैं कि काम करो, तो ये नैगिंग हो जाएगा आपका प्रेसिंग अपॉन। डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेसिंग का मतलब आपको पता है, डिस्ट्रेस होना, दुखी होना। ठीक है, क्लियर? अच्छा, वेगिंग ऑन का मतलब समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वेगिंग ऑन। एक होता है वेगिंग इन, है ना, वे इन, मैं लिख देता हूं यहां पर वे इन। या आप यहीं पे ऐसा मानो कि ऑन हटा करके मैंने इन लिख दिया, सपोज करो मैंने इन लिख दिया ऑन हटा करके, तो जब इन आ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है आप ओपिनियन दे रहे हैं, आप किसी कन्वर्सेशन में शामिल हो रहे हैं, किसी डिबेट में शामिल हो रहे हैं। वहां इनका मतलब क्या है? ओपिनियन देना। अगर ऑन आ रहा है तो प्रेशर देना, ठीक है, अगर ऑन आ रहा है तो प्रेशराइज करना, बर्डन डालना। अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो रिवीलिंग, अनबर्डनिंग, ईजिंग एंड देखो एलिविएटिंग। एलिविएटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लेस सीवियर करना। क्या करना? लेस सीवियर करना। या फिर कम, या फिर किसी भी चीज को अच्छा करना। मतलब आप यहां पर अगर अच्छा करने को मैं लिखूंगा तो लेस सीवियर लिख सकता हूं। दूसरा मैं लिख सकता हूं यहां पे सूथ। ठीक है, ध्यान रखना एलिवेटिंग का मतलब। रीएश्योरिंग मतलब वापस से रीएश्योर कर दे, ये सब इसका एंटोनिम। कोई दिक्कत? हाँ, पैसिफाई, सूथ, मोलिफाई, ये सब अपन एलिवेटिंग को कह सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, देखो वे ऑन है एक्चुअल में, क्योंकि फ्रेजल वर्ब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन जो फ्रेजल वर्ब होती है बेस फॉर्म, वो वे ऑन होती है। अब आपकी मर्जी, आप इसको थर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, आईएनजी में कर रहे हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी। देखो यहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट थी? आईएनजी, तो आपने आईएनजी डाल दी। तो ऐसे ही अगर ऑन हटा के मैं इन लगा दूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो ओपिनियन दे रहा है, डिबेट में शामिल हो रहा है, डिबेट में अपना ओपिनियन रख रहा है। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ ऑन से आप लोग को, इसलिए मैंने पहले ही जैसे ही ऑन आया मैंने आपको क्या याद कराया? प्रेशर ऑन, बर्डन ऑन, तो आपको याद रहेगा। ठीक है भाई, चलिए सटल। सटल 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 आप बहुत बार देखते हैं। सटल, सटल होता क्या है? देखो सटल होता है डेलीगेट, बहुत ज्यादा नाजुक, डेलीगेट। अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज दिख नहीं रही है लेकिन है, अंडरस्टेटेड है लेकिन है। और नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस का मतलब क्या है? मतलब अभी नहीं दिख रही है वो चीज, अगर गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तब दिख जाएगी, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सटल कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से इस वोकैब को देखोगे, तो इस वोकैब का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो डिटेल में जाके है, मतलब ऊपर से नहीं दिखेगी, फर्स्ट ग्लांस में नहीं दिखेगी, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, सरफेस पे नहीं दिखेगी, थोड़ा डिटेल में जाएगी तब दिखेगी, तो उसको अपन सटल कहते हैं। और सटल के लिए अगर आप इसकी डेफिनेशन को रीड कर रहे हैं, तो इस डेफिनेशन में एक वोकैब आ रही है ओबियस, यहां पर है कि अरे वाह क्या बात है। चलो मैं आपको एक वोकैब दिखाना चाह रहा था, ग्लैरिंग, सिखाना चाह रहा था ग्लैरिंग। क्यों? क्योंकि ग्लैरिंग एसबीआई क्लर्क में आया था इसी साल 2025 के एसबीआई क्लर्क में ग्लैरिंग आया था। तो ग्लैरिंग का मतलब क्या होता है? ओबियस, जो क्लियर है, जो दिख रही है, ओबियस है, अपेरेंट है, एडवेंट है, एडवेंट नहीं, जो अपेरेंट है, एविडेंट है। एडवेंट का मतलब तो किसी भी चीज का आगमन होता है, कोई चीज आना होता है। तो ग्लैरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्लियरली दिख रही है, ओबियस है। तो ऑब्वियस पढ़ते ही आपके माइंड में ऑटोमेटिक ग्लैरिंग वोकैब आ जाना चाहिए। यही होता है रिवीजन, ऐसे ही हमारे को रिवीजन करना होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब आपको मैं एक बार सेंटेंस पढ़वाता हूं। देयर वॉज अ सटल शिफ्ट। देखो क्या कहा जा रहा है यहां पे? एक सटल शिफ्ट है टोन में, देख लो टोन में सटल शिफ्ट है। दैट चेंज द एंटायर आर्ग्यूमेंट, जिसने एंटायर आर्ग्यूमेंट को चेंज कर दिया।
टोन में शिफ्ट आई हल्की सी और पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज हो गया। तो इसलिए यहां पर ये सटल बता रहा है कि भाई हाई हल्की सी टोन में शिफ्ट है लेकिन चेंज कर दिया आर्ग्यूमेंट को। अच्छा, अगर आप सिनोनिम्स देखोगे तो नुआंस्ड सिनोनिम्स हो जाएगा, अंडरस्टेटेड हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब क्या हो जाएगा? इल्यूसिव का मतलब हो जाएगा इल्यूसिव का मतलब होता है मायावी, डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना? डिफिकल्ट टू फाइंड होता है, डिफिकल्ट, मायावी, टू फाइंड, इल्यूसिव। रिफाइंड, तो रिफाइंड का मतलब ये हो जाएगा भाई रिफाइन कर करके वो चीज निकाली गई है, डिटेल निकाली गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इल्यूसिव का मतलब मायावी होता है। इल्यूसिव का मतलब ये भी कह सकते हो डिफिकल्ट टू फाइंड है, मिलेगा नहीं ये चीज। तो सटल में क्या आएगा? छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजें, वो सटल में जाएगी। बहुत बार आता है सटल, मैंने कहा जिसको निपटाई देते हैं। एंटोनिम में आओ, ऑब्वियस मतलब क्लियरली दिख रहा है भाई। ब्लैटेंट का भी मतलब क्लियरली दिख रहा है, बोल्ड है, क्रूड है। ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्लियर दिख रही है, क्लियरली हो रही है, उसको ओवर्ट कहते हैं। एक होता है कोवर्ट, एक क्या होता है? कोवर्ट होता है, इसका उल्टा। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज सीक्रेटली हो रही है, पता नहीं चल रहा, उसको अपन कोवर्ट कहते हैं। उसके बाद ग्लैरिंग, ग्लैरिंग का मतलब ऑब्वियस होता है। यहां पे कहा है नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, एंटोनिम है ग्लैरिंग। क्लियर? अब इधर आ जाओ, आप इसको सटल की तरह यूज करो, एडजेक्टिव है। आप इसको सेटलिटी यूज करेंगे, टी वाई लगा देंगे तो ये नाउन बन जाएगा, लो जी। एल वाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा। मतलब इसका काम यही है, नाउन बना लो इसको टी वाई लगा करके। एडजेक्टिव की तरह तो यूज होता ही रहता है, कभी कभी ये एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है भाई, चलो भाई। स्टेम, स्टेम का मतलब देखो क्या होता है। स्टेम, स्टेम एक तो स्टेम आपको पता ही है, तना। अगर मैं उसको प्लांट से रिलेट करूं तो स्टेम मतलब प्लांट से अगर मैं रिलेट करूं तो हम वो वाला स्टेम तो बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्टेम की बात कर रहे हैं एज अ वर्ब, एज अ वर्ब बात कर रहे हैं स्टेम की। तो स्टेम के दो मतलब होते हैं। अगर मैं एज अ वर्ब बात करूं तो स्टेम के दो मतलब है। पहला स्टेम का मतलब होता है भाई कहां से ये चीज स्टार्ट हुई, इसका ओरिजिन क्या है। स्टेम फ्रॉम, आपने देखा होगा बहुत बार लिखा आता है स्टेम फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब बिगिनिंग फ्रॉम, ओरिजिन फ्रॉम, इसकी शुरुआत कहां से हुई। एक स्टेम का मतलब होता है कर्व करना, रोकना, दो मतलब होते हैं। तो टू ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ये हुआ तो उसको अपन स्टेम कहते हैं। या टू स्टॉप और रेस्ट्रेन दी फ्लो ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का फ्लो या किसी भी चीज को रोकना, उसको भी अपन स्टेम कहते हैं। कल रात को हम पेड बैच के अंदर मॉक टेस्ट कर रहे थे, उसके अंदर भी स्टेम वोकैब आया था, लेकिन वहां पर जो सेंस था वो स्टॉप और रेस्ट्रेन का था, है ना? वो स्टॉप और रेस्ट्रेन का था। आज एग्जांपल देखते हैं, यहां पर स्टेम किसके लिए आया मुझे आप बताना पढ़ के। मतलब इसके दो मीनिंग है, एक मीनिंग है कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां से चीज निकली है। एक इसका मतलब है कि किसी भी चीज को रोकना, कर्व करना, कंट्रोल करना। आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ करके समझना पड़ेगा क्या मीनिंग यूज हो रहा है। द क्राइसिस स्टेम फ्रॉम, देखो फ्रॉम आ गया ना इसके साथ। अगर स्टेम कर्व करने के लिए, किसी भी चीज को रोकने के लिए यूज होगा तो उसके बाद लगाना पड़ेगा क्या चीज आपने रुकी। स्टेम वायरस, स्टेम इन्फेक्शन, स्टेम इन्फ्लेशन। लेकिन अगर आप बताओगे चीज कहां से निकली तो आपको फ्रॉम लगाना पड़ जाएगा। फिर तो आप लिखोगे क्राइसिस स्टेम फ्रॉम, तो क्राइसिस की शुरुआत कहां से हुई थी? ईयर्स ऑफ रेगुलेटरी नेग्लेक्ट, मतलब काफी सालों से जो रेगुलेटरी का नेग्लेक्ट है, रेगुलेटरी की जो कॉम्प्लेसेंसी है। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जो वो लापरवाह बने बैठे हैं, जो वो सेटिस्फाइड बने बैठे हैं कि वो लोग सब अच्छा कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी जो कॉम्प्लेसेंसी है, उनका जो नेग्लेक्ट है, उनका जो लापरवाही है काफी सालों की, वही कहीं ना कहीं कारण बनी इस क्राइसिस का। आगे बात समझ में। अब आ जाओ, ओरिजिनेट, कर्व, होल्ड, डिराइव और रेस्ट्रेन। तो ड्राइव और ओरिजिनेट एक बात हो गई, कर्व, होल्ड और रेस्ट्रेन एक बात हो गई। दोनों के सिनोनिम्स आपके सामने। ठीक है भाई। एंटोनिम में देखो, फ्यूल, एनकरेज, प्रमोट, रिलीज और इंटेंसिफाई। अब इसका मतलब क्या है समझना। देखो यहां पे जो एंटोनिम लिखे गए तो एंटोनिम में सब में बढ़ाने की बात होगी, बढ़ाने की। और हम यहां पे बात कर्व की करें तो आप ये कह सकते हो जो भी एंटोनिम है वो एक ही मीनिंग को
ध्यान में रखते हुए एंटोनिम लिख दिए गए। अगर मुझे ओरिजिनेटेड फ्रॉम का एंटोनिम लिखना तो मैं क्या लिखता, कंक्लूजन लिखता, एंडिंग लिखता, है ना, रिपरकशंस लिखता, कंसिक्वेंस लिखता, ये सब लिखता, मतलब एंडिंग लिखता, कल्मिनेशन लिखता। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। स्टेम नाउन मतलब प्लांट्स के लिए, तना आप कह सकते हो, प्लांट्स के अंदर जो स्टेम होता है। वर्ब स्टेम के लिए मैंने आपको बता दिया। एडजेक्टिव स्टेम्ड के लिए यूज करोगे, है ना, मतलब एज एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। वैसे एडजेक्टिव की तरह अगर अपन स्टेम्ड को यूज करेंगे एडजेक्टिव की तरह, तो एक बार सोचने दो मुझे कि स्टेम्ड को एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज कर सकते हैं अपन। स्टेम्ड को अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो कोई चीज या तो कंट्रोल्ड में होगी, हाँ कंट्रोल्ड वे में, नहीं कहते यार ये तो कंट्रोल्ड ऑपरेशन था हमारा, तो उस वे में अपन स्टेम्ड को यूज कर सकते हैं, कंट्रोल्ड वे में। ठीक है, चलो। जुडिशियसली, है ना, जुडिशियसली। तो देखो ये तो आपको पता होगा, आपके साथ ये क्यों करवा रहे हो पता है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये रिवीजन होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भाई जुडिशियसली का मतलब होता है कोई भी चीज समझदारी से करना। तो बोला जा रहा है इन अ वाइज, केयरफुल एंड वेल कंसीडर्ड मैनर। कोई भी चीज को वाइज, केयरफुल और वेल कंसीडर्ड मैनर में करना, उसको ही अपन जुडिशियली कहते हैं। तो जुडिशियसली का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस मस्ट बी एलोकेटेड। तो जो रिसोर्सेस है मस्ट बी मतलब मैंडेटरी है, एलोकेट होने चाहिए जुडिशियसली ड्यूरिंग एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौरान जो रिसोर्सेस है उनको समझदारी के साथ हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। इसके सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंटली आप लोग पढ़ते हैं, प्रूडेंटली के साथ मैं एक और वर्ड लगा दूं, सरकमस्पेक्ट, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सरकमस्पेक्ट। तो सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट प्रूडेंटली, एक्ट प्रूडेंटली। ठीक है, एक्ट प्रूडेंटली। डिसर्निंगली, डिसर्निंगली का मतलब क्या होता है, डिसर्निंग का मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब इतना ही कोई 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 ऐसा पर्सन है जिसकी जजिंग पावर बहुत तगड़ी है, तो उसको अपन डिसर्निंगली कहते हैं। और डिसर्न का मतलब क्लियरली कोई भी चीज को पहचानना भी होता है, पता लगाना भी होता है। तो डिसर्निंगली का मतलब सब एलवाई इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेन अपना वर्ड जो है वो एडवर्ब है। तो डिसर्निंगली का भी मतलब क्या होता है, कोई किसी की जजिंग पावर बहुत अच्छी है ना। सेगेशियसली का मतलब आप लोग को पता ही है भाई, बुद्धिमान होता है, वाइज होता है। वाइजली आप लोग जानते हैं, थॉटफुली आप लोग को पता ही है। एक सर्कमस्पेक्ट आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है भाई, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप एडजेक्टिव के अंदर NESS लगाएंगे तब तक वो क्या बनेगा, नाउन बनेगा। लेकिन एडजेक्टिव होना चाहिए पीछे। जैसे कल हमने एक वोकैब पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल अपन ने वोकैब, कल ही परसों, हार्नेस। तो इसके पीछे भी NESS लग रहा है। तो आप तो सोचोगे ना यार, इसलिए कहता हूं एकदम से नहीं रटना है सारी चीजों को। मैंने क्या कहा, जिसके पीछे NESS है वो नाउन है। अब आप कहोगे सर ये भी नाउन है, अरे थोड़ा कंसेप्ट भी समझो, रटने से अच्छा। NESS कब लगाना पड़ता है, NESS तब लगाना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। क्या मजबूरी है हमारी, हमारी मजबूरी होती है कि हमारे पास एडजेक्टिव है, उसका नाउन फॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे को तो नाउन फॉर्म लगाना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, वीक, मान लो मैंने वीक लिखा, अब वीक क्या है सर, वीक और स्ट्रॉन्ग ये तो एडजेक्टिव है। अब अगर मुझे इसके अंदर से वर्ब चाहिए, मैं कहूँ यार मेरे को ना कमजोर हो, कमजोर के लिए वर्ब बता, तो आप कहोगे सर EN लगा दे, ये ले वर्ब बन गई। आपने कहा सर EN लगा दो इसमें, तो EN लगाने से वर्ब बन गया, वीकेंड कमजोर करना, ये भाई वर्ब बन गया। अब हमें कहा नहीं यार हमें ना वीक का नाउन भी चाहिए होगा, तो मैंने कहा नाउन चाहिए, कोई बात नहीं, नाउन चाहिए तो एक काम करो, वीकनेस लगा दो, NESS लगा दो, ये ले भाई नाउन बन गया। तो ये कुछ चीजें इंग्लिश में हेल्प करती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने के लिए। तो जब वीक था तो एडजेक्टिव था, EN लगते ही वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हमें कहा हमें तो नाउन की जरूरत है, NESS लगाया, नाउन बन गया। तो हमें समझना होगा NESS तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं NESS देखते ही नाउन मान लिया उसको। कहीं बार क्या, ये मुझे लगता है ये एक ही इकलौता ऐसा वर्ड है, हार्डनेस, और क्या पता और भी हो, अभी हमारी नजर में नहीं। तो आपने जब हार्डनेस देखा तो आपको तो लगेगा ना NESS है तो नाउन है, नहीं ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता,
क्योंकि हार को अलग करो इसमें से, हार को जब आप अलग करोगे तो हार कोई एडजेक्टिव बनेगा नहीं, तो जब ये एडजेक्टिव नहीं बनेगा तो एडजेक्टिव में एनी एस डबल एस नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये नाउन नहीं है, ये वर्ड ही ऐसा है, कंपनी की तरफ से ही हार्नेस एनी डबल एस लेकर के आए। आई बात समझ में सभी को? ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, वर्ब है ना। हार्नेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को गैदर करना, यूज करना। आगे बढ़ जाए, ठीक है, चले आगे, चलिए। सेम वीन, सेम वीन क्या है, ईडियम है। देखो मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, सुनो। हार्नेस नाउन भी होता है, हार्नेस नाउन भी होता है, लेकिन है ना उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। कैसे, मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, जो हार्नेस वोकैब है ना, ये वर्ब अगर होगा तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ऑप्टिमल यूज करना। क्या होगा, ऑप्टिमल यूज करना, ठीक है, अगर वर्ब हुआ। अगर नाउन होगा तो नाउन में कोई अलग ही चीज होगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज होगी हार्नेस में। ये है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है हार्नेस। मैं एक बार सर्च करता हूं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आपको मैं बताता हूं एक बार। इंस्ट्रूमेंट मतलब तागने की कोई चीज होती है, जिससे, जैसे जब बिल्डिंग पे पेंट होता है तो जो वर्कर होता है, जब वो क्या कहते हैं, बेल्ट की तरह होता है, वो बेल्ट लगा करके फिर वो बिल्डिंग पे लटक करके पेंट नहीं करता, उसको अपन हार्नेस कहते हैं। जो हॉर्स होता है, हॉर्स को जिससे पकड़ करके खींचा जाता है, जिससे बांधा जाता है, उसको हार्नेस कहते हैं। तो वो नाउन, वो अलग ही फॉर्म हो गई, वो नाउन का मीनिंग ही चेंज हो गया। मैं बात कर रहा हूं हार्नेस जब एज अपन यूज कर रहे हैं वर्ब की तरह, या जब हार्नेस हमारे सेंटेंस में आ रहा है, तो जनरली वो क्या सेंस देगा, हार्नेस यही सेंस देगा ना जब हमारे सेंटेंस में आएगा कि हार्नेस करना, यूज करना, गैदर करना, है ना, उस चीज का यूज करना, उस चीज को आपने एम्प्लॉय करा, डिप्लॉय करा, उसका यूज निकाला, तभी हार्नेस आएगा। तो उस वे में हार्नेस जो है वो नाउन नहीं है, वर्ब है। हार्नेस अगर नाउन होता तो वो एक अलग ही कोई चीज है, उसको अपन हार्नेस कहते हैं। वो कौन सी चीज है, जिससे अपन टाई करते हैं, किसी भी चीज को बांधते हैं। हॉर्स को भी बांधने को, हॉर्स को बांधा जाता है, जिससे, जिसके पीछे फिर आप घोड़ा गाड़ी लगाते हैं, वो हो गया। उसके बाद एक वर्कर है, अगर वो बिल्डिंग से लटक रहा है, वो जो बेल्ट पहन करके नीचे लटक रहा है, उसको भी अपन हार्नेस कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलें आगे, चलिए। सेम विन, अब देखिए सेम विन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है सेम किसी का आइडिया, है ना, सेम उसी की तरह कोई चीज को करना, सेम विन। जैसे पढ़ते हैं, इन अ सिमिलर मैनर, सिमिलर मैनर में, लाइन ऑफ थॉट, उसी के थॉट के साथ जाना, फ्लोइंग दी सेम पैटर्न और आइडिया, सेम पैटर्न और आइडिया को फॉलो करना। अगर आपको याद हो, सेम वेन की तरह अपन ने वोकैब पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा, मॉडल्ड ऑन। क्या पढ़ा है, मॉडल्ड ऑन। तो मॉडल्ड ऑन का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन। याद करो, मॉडल्ड ऑन का मतलब अपन ने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था इसको समझो, ये बेस्ड ऑन लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मॉडल ऑन का ही तो सेंस है सेम वीन में। तो आप कह सकते हो उसी तरह समान ढंग से एक ही प्रकार या शैली के का अनुसरण करते हुए, कुल मिलाकर के एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न में, एक ही थॉट में, एक ही तरीके से कोई काम को करना। तो आप बोल सकते हो अलोंग सिमिलर लाइंस, इन दी सेम स्पिरिट, इन दी सेम स्पिरिट, ऑन सिमिलर फुटिंग, इन अ कंपेरेबल फैशन। कंपेरेबल फैशन मतलब सेम फैशन में, फैशन वाला तरीका भी हो। दी न्यू पॉलिसी इन दी सेम वेन एज दी अर्लियर रिफॉर्म्स। तो जो नई पॉलिसी है ये उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे, उसी चीज पे बेस्ड है
जो पहले रिफॉर्म्स आए हैं। एम्स, इस पॉलिसी का भी एम है टू बैलेंस ग्रोथ विद सोशल इक्विटी, बैलेंस करना ग्रोथ को। ठीक है, चलिए एंटोनिम देखोगे तो इन स्टार्क, स्टार्क का मतलब क्या होता है? सीवियर, हार्श, कॉन्ट्रास्ट, ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, ट्रैक्स बोल रहा हूं, टैक, ऑन अ डिफरेंट टैक, एट वेरिएंस विथ, इन एन अपोजिट वीन, अपोजिट वीन हो गया, यहाँ पे सेम था, अपोजिट हो गया, वर्ड्स अपार्ट। तो ये कुल मिलाकर के इसके एंटोनिम हो गए और ये इडियम फ्रेज है, आपको ध्यान रखना है सेम भी। दैट्स इट, ये था आज का एडिटोरियल की वोकैब। सॉरी, अब आप लोग रेडी हो आरसी करने के लिए? ठीक है, चलिए आज ही आज का एडिटोरियल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। एक स्लाइड, और देखो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ डिवाइड कर रखा है, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। ये अगर आप देखेंगे, अच्छा दूसरा पैराग्राफ वहां पे पूरा नहीं हुआ था, यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब पूरा नहीं हुआ, ये यहाँ पर आके खत्म हुआ। तो पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, यहाँ खत्म हुआ है। ये आपका तीसरा पैराग्राफ है, ये आपका छोटा सा और पैराग्राफ है। हाँ, ये यहाँ पे खत्म हो गया तीसरा, तो ये छोटा सा और पैराग्राफ है लास्ट का। ये आपका आरसी है। आपको ही पता है आरसी में हमें क्या पता भाई, क्या क्या हमारे को ध्यान से पढ़ना है, क्या जल्दी से पढ़ के निकलना है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे तभी तो पता चलेगा। आज जो क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और मैं बता देता हूं आज के लगभग सारे ही क्वेश्चन कैसे हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं आप लोग आज के क्वेश्चंस बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। इतने दिन से अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप लोग को मैंने जो भी सिखाया वो इंप्लीमेंट करना है। भले ही आंसर सही आए गलत आए, आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, आंसर देने की आज कोशिश करना। लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या रहा है? इफ ट्रू। इफ ट्रू का मतलब क्या है? अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन, कोई एक स्टेटमेंट अगर मैं सही कर दूं, भले वो किसी भी दुनिया का स्टेटमेंट क्यों ना, भले वो मेरे घर का स्टेटमेंट क्यों ना हो, भले वो आपके घर का स्टेटमेंट क्यों ना हो, हमें उसको सही करना है। अगर ये में से मतलब अगर इसमें से कोई भी सही हो जाए तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रेंथन करेगा, मतलब सपोर्ट करेगा। स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करना है? ऑथर के आर्ग्यूमेंट। ऑथर का आर्ग्यूमेंट बता पहले कौन सा है। तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट कौन सा है? ऑथर का ये वाला आर्ग्यूमेंट कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट है वेल प्लेस टू वेदर द एफपीआई आउटफ्लो। तो इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें ये चीज पढ़नी है, ऑथर ने क्या रीजन दिया है कि हमारा जो इंडियन इक्विटी मार्केट है वेल प्लेस्ड है, जो एफपीआई आउटफ्लो हो रहे हैं उससे जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए। मतलब हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट वेल प्लेस्ड है, बढ़िया है, पॉजिटिव है। तो जब हम पैसेज पढ़ रहे होंगे तो हमें देखना है ऑथर ने रीजन क्या दिया है, वो रीजन ध्यान में रखना है और आकर के देखना है उस रीजन के साथ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। जो मैच हो रहा है वो आंसर होगा, क्योंकि यहां पर वर्ड लगा हुआ है स्ट्रेंथ। आई मेरी बात समझ में? बताओ, मेरी बात समझ गए? जब हम पैसेज पढ़ेंगे सर, हम ध्यान रखेंगे इंडियन इक्विटी मार्केट वेल प्लेस्ड क्यों है। जैसे ही मिल जाए आ जाना, बता देना कौन मैच कर रहा है, मैच करने वाला कि स्ट्रेंथन है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन दिखाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, इसमें से कौन सी फाइंडिंग्स दे रखी है आपको। ये 5 फाइंडिंग्स है। कह रहा है इसमें से कौन सी फाइंडिंग्स वीक करेगी। अब कह रहा है वीक करना है आपको। वीक करने का मतलब क्या है? फॉल्स वाला बताना है आपको। किसको वीक करना है सर बताओ तो? इस क्लेम को। कौन सा क्लेम है? इंडियन स्टॉक अपीयर मोर कंपिटिटिव ना। दोनों में फर्क है, समझना। यहां पर है इंडियन इक्विटी मार्केट, यहां पे इक्विटी मार्केट की बात हो रही है। इक्विटी मार्केट को स्ट्रेंथन करना है। यहां पे जो स्टॉक्स हैं, जो इंडियन के स्टॉक्स हैं, उनको आपको क्या करना है? बोला जा रहा है इंडिया के स्टॉक जो है वो मोर कंपिटिटिव हो रखे हैं अभी, तो इसको वीक करो भाई।
तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा क्यों मोर कॉम्पिटिटिव हो रखे हैं, ऐसी फ्रेज लिखी आएगी, अब वो मोर कॉम्पिटिटिव है, क्यों है, बस वो जो बात है क्यों कॉम्पिटिटिव हो रखे हैं उसी बात को उल्टा कर देना, उसी बात को गलत कर देना, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको वीकेंड करना है। आ रही है बात समझ में? अगले क्वेश्चन पर चलो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लीस्ट लाइकली, मतलब अगेन आपको यहां पर कोई फॉल्स वाला आंसर करना होगा। लीस्ट लाइकली का मतलब फॉल्स होता है। क्या फॉल्स करना है सर? पढ़ लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी अ रीजन, रीजन को फॉल्स करना है। किसके रीजन को? करंट स्ट्रेस इन द इंडियन डेट मार्केट। इसका मतलब यह है जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इंडिया के डेट मार्केट में स्ट्रेस है, पढ़ते समय ध्यान रखना है स्ट्रेस क्या है। अब उस स्ट्रेस को फॉल्स करना है, मतलब रीजन दे रखे होंगे, तो यहां पर 5 ऑप्शन है, इसका मतलब यह है पैसेज में 4 रीजन दे रखे होंगे, इस वजह से स्ट्रेस चल रहा है मार्केट में। आपको बताना है वो कौन सा रीजन है जो पैसेज में नहीं दे रखा है, वो कौन सा रीजन है जो कभी कारण बन ही नहीं सकता रीजन स्ट्रेस का। तो कुल मिलाकर के हमें नेगेटिव बात पकड़नी है पैसेज में से, नेगेटिव बात पकड़नी है कि करंट स्ट्रेस क्यों चल रहा है। समझ रहे हो आप? चलो, अभी मैं आपको इतना जोर देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब आपके सामने एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में रख लो, अच्छा इसका ये चीज देखनी है, चीज नोट करनी है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिख करके पता है क्या लिखा? आपने स्ट्रेस लिखा, और स्ट्रेस किसका? करंट स्ट्रेस, डेट मार्केट। इंडियन तो तुम्हें पता ही है, इंडियन की बात है, तो तुम लिख लो डेट मार्केट। ये ले, तो स्ट्रेस डेट मार्केट क्यों है स्ट्रेस, उसका कौन सा रीजन गलत है, वो रीजन दे रहा है। आगे बोलो। व्हाट इज द ऑथर स्टांस, ऑथर का स्टांस क्या है आरबीआई के रोल पे इन मैनेजिंग द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। अब जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको आरबीआई मैनेज कर रहा है, ऑथर का क्या मानना है आरबीआई के मैनेज करने को लेकर के, ऑथर क्या सोच रहा है। तो भाई जब आरबीआई आएगा मैनेज करने तब अपन देख लेंगे ऑथर ने क्या बोला है। आगे बढ़ो। सेंट्रल थीम और टोन, तो सेंट्रल थीम और टोन तो पहले हम पढ़ लें फिर ही बता पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। ये क्या है? ये आपको इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन है, ये तो सर पूरा पढ़ेंगे तभी बनेगा। नोट इन्फर्ड वाले क्वेश्चन, ये भी सर पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपने देखा आज आपके हाथ में 7 क्वेश्चन है और ये आपके सामने पैसेज है। आप लोग शुरू हो जाओ, और जो मैंने तरीके आपको सिखाए हैं पैसेज बाय पैसेज जाना, पॉजिटिव नेगेटिव बातों को नोट करते जाना और आंसर देना। लो चलिए आज ये रीड कर रहा हूं मैं। The year 2025 has been marked by relentless selling by foreign portfolio investors. Relentless का मतलब क्या होता है? लगातार, बिना रुके बिना थके। तो कहा जा रहा है जो ईयर है 2025 वो अब बन गया है मार्क्ड बाय, अब उसको उस कैटेगरी में रख दिया। किस कैटेगरी में? जहां पे सेल हो रहे हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। बाय सेलिंग, रिलेंटलेस सेलिंग बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो लगातार कौन सेल कर रहा है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे सर बाय लिखा हुआ है, बाय से पहले
तो थर्ड फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म क्या कर रही है? आप ये सोच सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे को, है ना सर ये क्या कर रहा है, क्या हो रखा है? देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रखा है। द ईयर 2025 हैज बीन, अभी जो मार्क्ड बाय है, इस मार्क्ड बाय को अपन ने बोला है रिलेंटलेस सेलिंग। मतलब ये जो बाय के बाद आईएनजी फॉर्म आती है ना, और सॉरी बाय से पहले जो थर्ड फॉर्म आती है वो ये है। तो जो ईयर है 2025 उसको मार्क कर दिया गया रिलेंटलेस सेलिंग, मतलब उसको रिलेंटलेस सेलिंग की तरह मार्क कर दिया गया, है ना। एक्चुअल में अगर अपन मार्क्ड लगा रहे हैं, इसका मतलब उसको किस कैटेगरी में रखा गया? रिलेंटलेस सेलिंग वाली कैटेगरी में रखा गया। ये सेलिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये लगातार जो सेलिंग हो रही है, मतलब ये रिलेंटलेस आपका क्या एडजेक्टिव है, और ये सेलिंग यहाँ पर क्या है? नाउन है। सेल नहीं लिख सकता ना, सेल तो वर्ब हो जाएगी। तो बाय के बाद क्या आता है? रिलेंटलेस सेलिंग। ऐसी कैटेगरी में इसको रख दिया गया है, ऐसे इसको मार्क कर दिया गया है। अब ये किसके द्वारा हो रहा है? इनके द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो 2 बार बाय लगे। आई बात समझ में? ये मत सोचना इस बाय से पहले सेलिंग क्या कर रहा है, नहीं, ये नाउन है और ये इसके लिए लगा, रिलेंटलेस एडजेक्टिव है ना, इसके लिए लगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दे हैव नेट सोल्ड 1.61 लाख करोड़ ऑफ इंडियन इक्विटी दिस ईयर। जब भी करोड़ हो, 1000 हो, 100 हो, न्यूमरल नाउन अगर हो, न्यूमरल नाउन मतलब जिसमें काउंटिंग होती है, तो अगर आप उससे पहले कोई भी डिजिट लगा रहे हो तो वो प्लूरल ही लिखा जाएगा कभी भी। देखो सिंगुलर है, ठीक है, करोड़ मत करना। ये मत सोचना कि सर आगे ऑफ है तो करोड़ कर देता हूं, नहीं। अगर न्यूमरल नाउन है, न्यूमरल नाउन के पहले अगर कोई डिजिट है, कोई नंबर है, तो वो प्लूरल कभी नहीं होगा। फिर तो सर ऑफ क्यों आया? ऑफ भी तो नहीं आता। तो ये ऑफ आया किसका? इतना लाख करोड़ बेच दिया, किसका? पोजीशन दिखा रहा है इंडियन इक्विटी का इंडियन इक्विटी का इतना बेच दिया, ऐसे वाला ऑफ है। आई बात समझ में? बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब मैं जा रहा हूं फ्लो में, अब मैं पढ़ रहा हूं। मैं पहले पहला पैराग्राफ पढ़ूंगा। तो हमने पढ़ा 2025 में लगातार सेल हो रहे हैं, किसके द्वारा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा ये लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, दे हैव नेट सोल्ड, इन्होंने इतना बेच दिया, इतना लाख करोड़ बेच दिया इंडियन इक्विटी का हिस्सा। अब आप सोचते होगे ना सर ये क्या है, ये क्या बीमारी है? ये बार बार हम पढ़ते हैं एफपीआई, फॉरेन इन्वेस्टर, सॉरी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका मतलब ये होता है हमारी कंट्री के जो बाहर इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई कंपनी है, सपोज करिए एक्स कंपनी, एक्स करके कोई कंपनी है एक्स। अब है ना, ये कंपनी बहुत तगड़ी है, किसी ऐसी चीज पे काम कर रही है, मान लो ये रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। तो आप सबको पता है रिन्यूएबल एनर्जी आगे जाकर के ग्रो ही करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आगे जाके बूम होगा ही होगा। तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, जो सिर्फ पैसा लगा करके अपना पैसा बढ़ाते हैं, वो और कोई काम नहीं करते। वो सारी कंपनियों पे नजर रखते हैं, कहाँ पैसा डालना है, ये इतना % दे देगा, ठीक है इसमें डाल दे, ऐसा उनका काम ही यही है, इन्वेस्ट करना। तो क्या देखेंगे यार, इंडिया के अंदर एक कंपनी है तो आगे ग्रो करेगी, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ शेयर खरीद लेते हैं। इसके शेयर खरीदते हैं जब अपन, मतलब जब बाहर की कंट्री का कोई आकर के इंडिया का शेयर खरीदता है, इंडिया की कंपनी का शेयर खरीदता है, तो इंडिया की जो कंपनी है वो उनको शेयर दे देती है, बदले में उनसे क्या लेंगे? हम डॉलर लेंगे। तो हमारी कंट्री में डॉलर आ जाता है। या मान लो कोई चाइना का अगर इन्वेस्टर है तो चाइना से क्या आएगा? युआन आ जाएगा। ऐसे करके अलग अलग करेंसी हमारे इंडिया में आ जाती है। तो उसको को अपन कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसी को कहते हैं। तो ऐसे करके क्या होगा ना, करेंसी हमारे हाथ में आ जाएगी अलग अलग कंट्रीज की। तो ये जरूरी होता है बहुत। अब देखो इतना लाख करोड़ अगर वो लोग बेच गए, तो जब वो शेयर बेच करके जाएंगे तो उनको भाई पैसे ही तो देने पड़ेंगे। शेयर हमारे मुंह पे मार गए, अब पैसे लेके जाएंगे, तो पैसे ले गए, तो जब पैसे ले गए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ले गए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। दी सेलिंग बिगेन इन दी लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024। कह रहे सेलिंग, बेचना स्टार्ट हुआ था तो 2024 का लास्ट क्वार्टर था। क्योंकि अब यहां पर एज लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एज लगा हुआ, मतलब क्योंकि प्राइसी वैल्यूएशन, प्राइसी वैल्यूएशन का मतलब बहुत ही ज्यादा हाई फाई वैल्यूएशन लगा रखी है इंडियन इक्विटीज की। मेड फॉरेन फंड्स ग्रेविटेट टूवर्ड्स अदर इमर्जिंग मार्केट सच एज चाइना, ताइवान एंड साउथ कोरिया। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक कंपनी है रिन्यूएबल
एनर्जी पे वो काम कर रही है, उसने कहा मेरा एक शेयर, सपोज करो इसने कहा मेरा एक शेयर 5000 का है, एक शेयर 5000 का है। चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया में भी सेम इसी के ऊपर कोई कंपनी काम कर रही है। मान लेते हैं कंपनी वाई है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही है। उसने कहा यार मेरा शेयर तो 3000 का ही है। अब जो इन्वेस्ट करने वाला है वो ये देखेगा ना यार, सेम कंपनी इंडिया में 5000, चाइना में या फिर जो दूसरा स्टेट, दूसरी कंट्री है सॉरी कोई, उसमें यार ये 3000 का मिल रहा है। इसका मतलब ये ना यार मैं 3000 वाले में डालता हूँ, सस्ता मिल रहा है शेयर, अभी आगे जाके और बढ़ेगा। वो सोचेगा ये तो अभी 5000 का कितना ही बढ़ जाएगा, ये 3000 का थोड़ा बढ़ सकता है, तो यहाँ पैसा डाल देगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, क्योंकि जो प्राइसी वैल्यूएशन है इंडियन इक्विटीज ने अपनी जो प्राइसिंग कर रखी है वैल्यूएशन, वो बहुत ज्यादा कर रखी है, जिसकी वजह से मेड फॉरेन फंड्स, जो बाहर के फंड है वो ग्रेविटेट हो रहे हैं, मतलब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? टूवर्ड अदर इमर्जिंग मार्केट्स, जैसे कि चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया पे। आई बात समझ में? क्यों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया की जो इक्विटीज है कंपनी, उन्होंने अपने शेयर को हाई लिस्ट कर रखा है। उनको ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि इनकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, जितनी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल देयर वॉज अ हाइटस, कहा जा रहा है हालांकि यहाँ पर एक गैप था, हाइटस मतलब गैप था, किसमें? इन दी सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025। तो देखो इसने कहा स्टार्ट हो गया था बेचना कब से? लास्ट क्वार्टर में, फिर सेकेंड क्वार्टर में गैप आया, दी सेलिंग रिज्यूम, वापस से सेलिंग स्टार्ट हुई जुलाई में, एज दी, क्योंकि दी यूएस स्लैप्ड हैवी टैरिफ और इंडियन एक्सपोर्ट। सेलिंग वापस कब स्टार्ट हो गई? जुलाई में वापस स्टार्ट हो गई, एक गैप आने के बाद, क्योंकि यूएस ने हैवी टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिए थे इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव बीन नेट सेलर्स इन 141 आउट ऑफ 234 ट्रेडिंग सेशंस इन 2025। तो कहा जा रहा है इतने ट्रेडिंग सेशन हुए, उसमें से इतने बार उन्होंने बेची चीजों को। दी सेकेंड हाईएस्ट इन 2 डिकेड्स, 20 सालों में सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 20 सालों में ये सेकेंड हाईएस्ट है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए डेट साइड। अब डेट साइड का मतलब क्या होता है? डेट साइड देखो, एक है सैड डेट, एक मैं लिखूं यहां पर सैड डेट, तो मैं क्या लिखूंगा? ही सैड डेट, भाई उसने कुछ कहा। अभी मैं लिख रहा हूं डेट और फिर सैड लिख रहा हूं, तो जब मैं डेट पहले लिखता हूं सैड बाद में लिखता हूं, इसका मतलब होता है हाउएवर, हाउएवर होता है इसका मतलब। तो हाउएवर लगा करके कुछ बोल रहा, लेकिन उससे पहले आपने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया। पहले पैराग्राफ से आपने क्या सीखा? पॉजिटिव बात सीखी या नेगेटिव बात सीखी? तो हमने तो ये सीखा यार नेगेटिव है, तो यार क्यों नेगेटिव है? यार हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अगर जा रहे हैं हमारी कंट्री छोड़ के, तो हमारे लिए तो दिक्कत है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं जाने चाहिए। जा रहे हैं मतलब दिक्कत है, मतलब नेगेटिव बात है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ में क्या कह रहा है? कह रहा है हाउएवर, मतलब अब बात अपोजिट करेगा। देयर आर सेवरल रीजन व्हाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेलिंग इज अनलाइकली टू इंपैक्ट इंडिया इक्विटी मार्केट टू मच। अब आप कहोगे यार ये बेच तो रहे हैं, तो फिर हाउएवर क्यों लगाया? यहाँ पर भी बेच रहे थे, यहाँ पे भी बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाउएवर लगाने का मतलब इसलिए है, हाउएवर इसलिए लगाया क्योंकि टोन चेंज हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है ये हमारे को इतना इंपैक्ट नहीं कर रहा है। देखो कहा जा रहा है अनलाइकली, अनलाइकली मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, अनलाइकली तो आपने ऊपर गिना दिया इतने लाख करोड़ बिक गए, इतने लाख करोड़ लेकर के चले गए लोग, है ना, हमारे इंडिया के बाहर चले गए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इतना लाख करोड़ ले गए। अब ऑथर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउएवर देयर आर सेवरल रीजन, कह रहा है बहुत सारे रीजन हैं कि क्यों, बहुत सारे रीजन है कि क्यों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेलिंग, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सेलिंग हुई है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, जो इन्होंने सेलिंग करी है, इज अनलाइकली टू इंपैक्ट, इससे हमारे को इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अनलाइकली मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंपैक्ट डाले हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट पे, उतना ज्यादा इंपैक्ट डाले, इंपैक्ट तो पड़ेगा तो उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब रीजन दे रहा है, सेवरल रीजंस बताया आपको, अब रीजन दे रहा है 1 2 3 4 रीजन करके बताएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है? आपको पता होना चाहिए पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, दूसरे पैराग्राफ में क्या हो रहा है। तो आपने अब रीजन बताने हैं कि क्यों हमें इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें इंपैक्ट गिनाने, सॉरी अब हमें रीजन गिनाने हैं कि इंपैक्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आज गिनते हैं इंपैक्ट। पहला क्या कह रहा है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैव बीन एट रिकॉर्ड 7.2 लाख करोड़।
कह रहा है जो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया के ही जो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैं वो ही रिकॉर्ड में हैं। रिकॉर्ड का मतलब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रखा है, सबसे हाईएस्ट होंगे 7.2 लाख करोड़ सो फार इन 2025। मतलब अभी तक, जब तक ये एडिटोरियल लिखा गया होगा, है ना, जब तक ये एडिटोरियल लिखा गया होगा, कह रहा है जब तक इतने लाख करोड़ का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लो हमारे अंदर आ गया है, इंडियन इक्विटी मार्केट में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंट एसआईपी इनफ्लो है, कंसिस्टेंट एसआईपी हो रही है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अलोंग विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड। और इंश्योरेंस और जो पेंशन का फंड है उससे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हैव किसके लिए आया होगा? इसके लिए आया होगा। कहा जा रहा है कंसिस्टेंट एसआईपी इनफ्लोज हैव कंटिन्यू टू सपोर्ट द इक्विटी मार्केट। अब आपको रीजंस मिल रहे हैं, क्या क्या रीजन है क्यों हमने कहा इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी चीजें चल रही है। डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ऑल्सो रिमेन एक्टिव। तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक्टिव, हेल्प कर रहे हैं प्रिवेंट करने में शार्प स्लाइड इन प्राइस। ये लोग हेल्प कर रहे हैं प्रिवेंट करने में शार्प स्लाइड इन प्राइस, प्राइस एकदम से शार्प ना गिर जाए, तो ये हेल्प करते हैं। दीज डोमेस्टिक फ्लोज, ये जो डोमेस्टिक फ्लो आ रहा है, जो अंदर कंट्री के अंदर का ही फ्लो आ रहा है, ये हेल्प करा है निफ्टी 50 को 9% बढ़ाने में। ठीक है, दिस डोमेस्टिक फ्लो हैव हेल्प टेक दी, हेल्प के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, टेक दी निफ्टी 50 नियरली 9% हाइयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इस साल की बिगिनिंग से ही कितना हमारे को हाई मिला, मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा दिया इसने? 9% बढ़ा दिया। अब यहां पर आपका एक ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। मतलब यहां पर आपने पहला पॉइंट, पहला रीजन बता दिया क्यों हमें इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो। The outperformance of stock in other emerging markets such as South Korea, Brazil, Mexico, China and Taiwan in 2025 has helped reduce the valuation gap between India and these markets. अब इसको समझो। कह रहा है जो आउट परफॉर्मेंस करी, आउट परफॉर्मेंस मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर दिया स्टॉक्स ने अदर इमर्जिंग मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर हमारे पास कंपनी एक्स है, अगर उसका एक शेयर 5,000 का है, दूसरी कोई कंट्री है उसमें कंपनी वाई है, उसका प्राइस 3,000 का है, तो अब 2,000 का गैप साफ दिख रहा है ना, तो कहते हैं चल यार इसमें लगा दे, यहाँ कम में मिल रहा है हमारे को, सेम ही सेक्टर है, सेम ही जगह काम कर रहे हैं लोग, इस वाले कंपनी में लगा क्योंकि ये चाइना में भी है, दूसरा इसमें प्राइस भी कम है, इसमें लगाते हैं पैसा। तो बोला जा रहा है अब जो एमर्जिंग मार्केट्स थे वो भी अच्छे से परफॉर्म कर गए, तो जो 3,000 का पहले दिख रहा था उनको, अब वो 3,000 करके ना होकर के 4,500 का हो गया। अब जो वैल्यूएशन में डिफरेंस आ रहा था वो लगभग ना के बराबर, 500 रुपए का फर्क लग गया। इन्होंने यही कहा। तो दूसरा रीजन ये है कि जो उनको पहले सस्ते लग रहे थे वो भी आउट परफॉर्म कर गए, उनका भी परफॉर्मेंस ज्यादा आ गया, वो भी प्राइस बढ़ा लिए। तो जब प्राइस बढ़ा लिए तो इसने हेल्प करा रिड्यूस करने में वैल्यूएशन गैप को। तो जो वैल्यूएशन गैप 2,000 का आ रहा था अब वो 500 का आ रहा है बिटवीन इंडिया एंड दीज मार्केट। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या है? इंडिया स्टॉक अपीयर मोर कंपिटिटिव नाउ। इस वजह से इंडिया जो है अब ज्यादा कंपिटिटिव है। निशा, मेरा कूपन कोड तभी मिलेगा जब बैच लॉन्च होगा, ठीक है? आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अरे ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो ये हो गया, और हालांकि हमें एक आंसर मिल गया है, कम्पिटिटिव नाउ का आंसर मिल गया हमारे को, है ना? और एक और आंसर हमारे को मिल गया है। एक और आंसर क्या था? एक आंसर और था यार, क्या था वो? हाँ, नहीं, आई थिंक एक ही क्वेश्चन का आंसर मिला है, कम्पिटिटिव नाउ। अब एक बार अपन वापस से बता दूं मैं क्या पढ़ा। यहाँ पे सर नेगेटिव बातें पढ़ी, सब जा रहे हैं। फिर ओथर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये दो तीन चीजें अपन ने पढ़ ली। अब आप आ जाओ तीसरी चीज पर। अब आप इसको पढ़ो, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि देखो पॉइंट्स तो पूरे पढ़ लेना, दो पॉइंट से क्या होगा, तीसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ये फटाफट पढ़ो।
चलिए अब आप देख रहे हो, आपको टाइम भी कम लग रहा है और आप लोग के माइंड में मैप बनता जा रहा है कि इस पैराग्राफ में पढ़ा था, अब ये है, तो समझ में आ रहा है कहाँ पैराग्राफ एंड हुआ, कैसे पैराग्राफ को डील करना होता है। तो ये बेस्ट तरीका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दी एफपीआई सेल ऑफ अपीयर्स टू बी लार्जली ड्रिवन बाय परसेप्शंस रिगार्डिंग दी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ। तो कहा जा रहा है ज्यादातर जो सेल हुए वो इसलिए हुए क्योंकि एक पर्सपेक्टिव बन गया था, यूएस टैरिफ लगे हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी डूबेगी, अब इंडिया पीछे जाएगा, अब इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी, ये परसेप्शन बन गया था, है ना। ऑन दी अर्निंग ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी अब कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इंडियन कंपनी को, इंडियन कंपनी पे इंपैक्ट जो पड़ेगा वो नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन हाउएवर आ गया मतलब टोन चेंज, लेकिन विथ कंपनी, अब विथ क्यों लिखा भाई, विथ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें ड्यू टू लिखना था। हमने कहा हाउएवर, लेकिन ड्यू टू कंपनीज रिपोर्टिंग, कंपनी रिपोर्ट कर रही है। अब देखो मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता, अगर ये विथ नहीं होता तो मैं लिखता कंपनीज रिपोर्ट, मतलब कंपनी रिपोर्ट कर रही है, विथ आ गया मतलब ड्यू टू आ गया, और ड्यू टू आते ही मुझे इस रिपोर्ट को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि विथ के बाद ये ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट की वर्ब होती नहीं है, आईएनजी फॉर्म होती है, तो मैंने डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगा दी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कौन से एग्जाम में है बता देता हूँ। आईबीपीएस पीओ मींस हुआ था, एग्जैक्ट आकर के एरर करवा दिए थे आप लोग को मैंने उसी दिन। आरबीआई ग्रेड भी हुआ था, उसी दिन आकर के मैंने पेपर करवा दिया था आरबीआई ग्रेड बी का एग्जैक्ट, उसमें भी ये कंसेप्ट आ गया है, और आईबीपीएस पीओ में भी कंसेप्ट आ गया है। वो क्या करते हैं एग्जाम में, विथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है, विथ है मतलब ड्यू टू है, मतलब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो अब आप इसको ऐसे पढ़ोगे, जब आपको सारी चीजें पता होती है ना तो आपका रीडिंग इंप्रूव हो जाता है। तो आपने कहा लेकिन, पहले आपने क्या कहा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये परसेप्शन था, लेकिन ड्यू टू कंपनीज रिपोर्टिंग, क्योंकि कंपनी रिपोर्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ इन दी थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड एक्सपोर्ट नंबर फॉर नवंबर डिस्प्लेइंग बुओयेंसी, सेंटीमेंट टुवर्ड इंडिया कुड अंडरगो अ चेंज। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यार ये तो सोच रहे थे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, बल्कि हमारी कंपनी, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एक उछाल, एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। सेंटीमेंट टूवर्ड इंडिया कुड अंडरगो अ चेंज, तो जो सेंटीमेंट है इंडिया की तरफ, इंडिया के लिए जो सेंटीमेंट है, कुड, वो सेंटीमेंट कुड अंडरगो अ चेंज, अब वो सेंटीमेंट बदल रहे हैं, है ना। पहले क्या था, अरे यार यूएस ने टैरिफ लगा दिया, खत्म, इंडिया गया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अब यार तो तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे टैरिफ में भी, तो अब जो परसेप्शन है, जो सेंटीमेंट है, वो चेंज हो रहे हैं। ओके भाई, मतलब इंडिया की बात को यहां पर भी पॉजिटिव बता दिया गया। वाइल द इक्विटी मार्केट इज वेल प्लेस्ड, एक और क्वेश्चन आ गया। तो वाइल द इक्विटी मार्केट इज वेल प्लेस्ड टू वेदर दिस फंड आउटफ्लो, तो वाइल लगा है, अब मतलब यहां पर भी कुछ लफड़ा होगा, वाइल लगा है तो बोला जा रहा है हालांकि जो इक्विटी मार्केट है वो वेल प्लेस्ड है, वो लड़ लेगा इस फंड आउटफ्लो से, जो कि लार्जली किसकी वजह से हुआ है, सेंटीमेंट की वजह से हुआ है। असलियत में ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेंटीमेंट ऐसा बना लिया कि यूएस टैरिफ लगाए, अब इंडिया में दिक्कत आएगी, इंडिया के स्टॉक गिरेंगे, वैल्यूएशन घटेगी, पैसा निकाल लो। तो जो आउटफ्लो सेंटीमेंट के ऊपर बेस था, है ना, तो बोला जा रहा है उससे लड़ने के लिए इंडिया वेल प्लेस्ड है। हालांकि वर्ड लगा है, हालांकि है तो, लेकिन द इंपैक्ट इज बीइंग फेल्ट ऑन द करेंसी, लेकिन जो इंपैक्ट है इस चीज का वो करेंसी पे क्यों दिख रहा है। मतलब हमने कहा हम तो वेल प्लेस्ड है, कौन, हम नहीं, हमारा इक्विटी मार्केट वेल प्लेस्ड है, लेकिन हमारा रुपया पिट गया बेचारा। तो अगर हालांकि लगा है तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं ना कहीं आ सकता है। तो हमने कहा हमारा रुपया पिट गया, इक्विटी मार्केट तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। दी रूपी इज ऑलरेडी डाउन 6% अगेंस्ट दी डॉलर। तो कभी भी अगर आपको बताना होता ना, इस कंट्री के सामने हमारा जो रुपी का प्राइस है वो इतना परसेंट कम है, इतना गिरेगा, तो अगेंस्ट लगाते हैं हर बार। तो बोला जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट हम 6% कम है, डाउन बाय फार हाइयर, देखो 20% भी कम है, पता है 20% किससे कम है, यूरो से, यूरो से हम 20% कम है। तो यूरो सोचो 90, अभी यूएस डॉलर कितना है, 90 रुपए का है, तो यूरो कितना होगा फिर, 90 का 20%, नहीं,
अगर 90 पे आज अपन है तो 90 का 20% कितना होगा? 120, 12 मतलब 108 रुपए करीब, है ना। तो 108 रुपए का यूरो तो, और कह रहा है 14% अगेंस्ट पाउंड, और पाउंड से 14% डाउन है, तो पाउंड 14% ज्यादा है अपने इंडिया रुपी से, लार्जली ड्यू टू एफपीआई फंड आउटफ्लो, क्योंकि एफपीआई वाले भाग गए अचानक से, इसलिए बेड़ा गर्क हुआ। तो यूरो और पाउंड इसमें और ज्यादा फर्क है, हमने तो सिर्फ डॉलर ही दिख रहा है, क्यों? क्योंकि डॉलर को एक स्टेबल करेंसी माना जाता है, तो जनरली जो कंपैरिजन होता है डॉलर से होता है। अगर देखा जाए तो देखो भाई 20% कम है अपन इससे तो, पर हम इसको नहीं मानते, इतना कंसीडर नहीं करते, हम तो भाई डॉलर को ही कंसीडर करते हैं। अब विशियस साइकिल कहा जा रहा है, ये जो विशियस साइकिल है मे बी एट वर्क, मे बी एट वर्क मतलब काम पे लगी हुई है, एट वर्क मतलब काम पे लगी हुई मतलब अभी हो रही है, विशियस साइकिल हो रही है, होने दे भाई इसको। वेयर करेंसी वीकनेस, जहां पे करेंसी की जो वीकनेस है वो ट्रिगर कर रही है फर्दर एफपीआई आउटफ्लो। तो अब जो करेंसी की वीकनेस है अब वो और पुश कर रही है कि चल भाई और निकलो, और फॉरेन आउट पोर्टफोलियो निकल रहे हैं, लीडिंग टू मोर डिप्रेशन, सॉरी लीडिंग टू मोर डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से और ज्यादा डेप्रिसिएशन आ रहा है। क्या यहां तक क्लियर है बताइए? क्लियर? अब देखो आप है ना, समझना पैसेज कैसे लिखा जाता है, देखो समझो, आपने 3 पॉइंट गिना दिए पॉजिटिविटी के कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है। ये 3 पॉइंट किसके थे? ये 3 पॉइंट किसके थे? ये 3 पॉइंट थे हमारा जो इंडिया का इक्विटी मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है। आपने 3 पॉइंट गिना दिए, आपने कहा इंडियन स्टॉक मार्केट पे तो कोई दिक्कत नहीं आई, या इंडियन इक्विटी मार्केट पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आई करेंसी पे, करेंसी पिट गई। और करेंसी कितनी पिटी है आपने देख लिया। और ये क्यों पिटी है? बोला जा रहा है ये जो गए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनकी वजह से पिटी है, और ये आगे और चलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑफ कंसर्न, ऑफ कंसर्न मतलब अगर अपन चिंता की बात क्या यहाँ पे, इज द फैक्ट दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव आल्सो बिगन पुलिंग मनी आउट ऑफ डेट मार्केट। कहा जा रहा है कंसर्न की बात यह है, अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अब देखो वो इक्विटी मार्केट से तो निकल ही रहे, अब वो डेट मार्केट से भी निकल रहे। कहा जा रहा है हैव आल्सो बिगिन, अब वो और स्टार्ट कर चुके हैं, हैव आल्सो, अब वो ये भी स्टार्ट कर चुके हैं, ये भी क्या, पुलिंग मनी, मनी खींचना आउट ऑफ डेट मार्केट। अब वो डेट मार्केट से भी खरीद रहे। सर अब ये डेट मार्केट क्या होता है? डेट मार्केट होता है बॉन्ड उठा लिए, है ना, कंपनी के बॉन्ड ले लिए, डेट दे दिया, उनको पैसा दे दिया, वैसा वाला डेट मार्केट है ना। वाइल 70,686 करोड़ हैड अर्लियर फ्लोट इनटू द इंडियन डेट मार्केट थ्रू ग्लोबल बाउंड इंडाइसेस। सुनना, हालांकि इतना क्या हुआ था, फ्लोट इनटू मतलब आया था, इनटू मतलब आया था, आउटफ्लो तो नहीं है ना, इनटू है, तो कहा जा रहा है इतना जो था पहले ही फ्लोट इनटू द इंडियन डेट मार्केट, नहीं यार, फ्लोट इनटू दी, हाँ आया था, थ्रू ग्लोबल बाउंड इंडाइसेस। दीज फ्लोस टर्न एडवर्स इन दिसंबर। कहा जा रहा है इतना 1000 करोड़ आया था, अब ये जो फ्लो था, ये जो इतना पैसा आया था, टर्न एडवर्स, अब ये उल्टा हो गया है दिसंबर में, मतलब इस महीने की बात करें हम दिसंबर में। नेट आउटफ्लो ऑफ 8587 करोड़, नेट आउटफ्लो कितना गया, इतना 1000 करोड़ वर रिकॉर्डेड थ्रू दी फुली एक्सेसिबल रूट ड्यूरिंग द मंथ। इस एक मंथ में इतना 1000 करोड़ निकल गया है। स्ट्रेस ऑन दी सेंटर फाइनेंसेस ड्यू टू लोअर टैक्स रेवेन्यू। अब स्ट्रेस है सेंटर के फाइनेंसेस पे, क्योंकि एक तो लोअर टैक्स रेवेन्यू हुआ है, इसी के साथ साथ करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, कुड बी वेइंग ऑन दीज फ्लो। तो ये और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा बर्डन डाल रहा है इन चीजों के ऊपर। क्या यहां तक क्लियर है बताइए? आगे बात समझ में, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन तो अपन को मिल ही गए हैं। वापस से एक बार बता रहा हूं, अब देखो पूरा आपको पैसेज ही आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएगा, ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कुछ दिन फ्रेम हो जाएगा। यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा था? सर यहाँ पे नेगेटिव बातें थी, सब जा रहे हैं, सारे बेच के जा रहे हैं,
फिर यहाँ पर हाईवर लगा के सर पॉजिटिव बात कर दी, किसको लेकर? इंडियन इक्विटी मार्केट को लेकर के। ये तो स्ट्रॉन्ग है, 3 पॉइंट गिनाए सर हमको, तीनों पॉइंट में स्ट्रॉन्ग बताया गया। लेकिन फिर सर नेगेटिव बात कर दी। क्या नेगेटिव बात करी थी इधर? हाँ यहाँ पे नेगेटिव, अरे नेक्स्ट तो कर, हाँ पॉजिटिव बताया गया। फिर सर नेगेटिव बात कर दी, क्या कि रुपया गिर रहा है। और रुपया क्यों गिर रहा है और गिरेगा, इसकी वजह से और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जाएंगे। नेगेटिव बातों से भर दिया यहाँ पर। फिर और भी एक खतरा बता दिया सर कि अब डेट मार्केट को भी खतरा है, डेट मार्केट में भी लोग निकाल के जा रहे हैं। अब सर लास्ट पैराग्राफ दिखाओ, ये लास्ट पैराग्राफ, इसका आंसर मतलब इसको पढ़ लो फिर चलते। पढ़ लिया? क्या कहा जा रहा है? सटल मैनेजमेंट, सटल मतलब छोटे छोटे मैनेजमेंट करने पड़ेंगे रुपये को, रुपये के लिए छोटे छोटे मैनेजमेंट करने पड़ेंगे। गुड स्टेम, यहाँ पे स्टेम क्या है? स्टेम के बाद फ्रॉम तो नहीं आया ना, इसका मतलब स्टेम मतलब कंट्रोल करना है, कर्व करना है। तो बोला जा रहा है सटल मैनेजमेंट ऑफ द रुपी, गुड स्टेम। रुपये का छोटा बहुत मतलब डीपली जाकर के, डिटेल में जाकर के कुछ मैनेजमेंट करो, वही रोक सकता है सम ऑफ दिस आउटफ्लो। ये जो आउटफ्लो जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसमें से कुछ आउटफ्लो रोक लेगा। The Reserve Bank of India has been intervened judiciously। तो बोला जा रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंटरवीन कर रहा है ना। और कब से कर रहा है? अभी तक करते आ रहा है। तो कैसे? वाइजली वो इंटरवीन कर रहा है इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सो फार, अभी तक तो कर ही रहा है। एंड शुड कंटिन्यू इन दी सेम, और उसको ऐसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए सेम वीन में। तभी तो देखो ना आप, इतने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर चले गए तब भी हम कह रहे हैं कि इंपैक्ट नहीं पड़ा इतना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरवीन कर रहा है, और ऐसे ही करते रहना चाहिए सेम वीन में, मतलब सेम इसी तरीके से उसको करते रहना चाहिए। हाउएवर, हालांकि, फिर हालांकि लगा रहा है, हालांकि दी आरबीआई शुड नॉट एक्टिवली डिफेंड, हालांकि जो आरबीआई वो एक्टिवली डिफेंड नहीं कर सकता करेंसी को, नॉर बी सीन टू बी डूइंग सो, और ना ही वो ऐसा दिखा सकता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? बताओ। बढ़िया है पैसेज, मजा आ गया, देखा आप लोगों ने। चलो अब देखो, आप सारे क्वेश्चन बनाओगे, सारे बनाओगे आप क्वेश्चन, आराम से बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने पैसेज को पढ़ लिया और आपको पता है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आता है, नहीं तो आप पैसेज में वापस भी जा सकते हो, आपको पता है। एक बार अब आप बताओ मुझे कि ऑथर ने हमें कहा था ना कि वेल प्लेस टू वेदर दी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आउटफ्लो, तो अब इस आउटफ्लो से लड़ने के लिए तैयार है, वेल प्लेस्ड है। ऐसा क्यों कहा? अब आप इस बात को और ज्यादा मजबूत करो। किससे और ज्यादा मजबूत करोगे इस बात को? आंसर दो। जिन स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा है, जिन स्टूडेंट का आंसर बी आ रहा है, इसका मतलब ये है, आप सोचो इतना टफ क्वेश्चन आप लोग यूं उड़ा रहे हो, यूं। क्यों? क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पढ़ के गए थे, फिर आपने पैसेज पढ़ा। अगर आप पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पे आते, मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग ये आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कहां पढ़ा था, क्या हुआ था। अब आपको पता है यार, हमें चेक करना था इक्विटी मार्केट स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आकर के यहाँ पे आंसर देना है, इसकी हेल्प करनी है हमारे को। तो आपने पढ़ा रीजन क्यों हम स्ट्रॉन्ग है। यूएस गवर्नमेंट अनाउंस अ फर्दर 5% इंक्रीज, नहीं, इसकी वजह से तो और बेड़ा गर्क हुआ। तो ये स्ट्रेंथन नहीं करेगा, ये वीक कर देगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। डाटा रिवील, डाटा ये कहता है 85% ऑफ डोमेस्टिक एसआईपी इन्वेस्टर हैव इंक्रीज देयर मंथली कंट्रीब्यूशन डिस्पाइट द निफ्टी 50 वोलेटिलिटी। तो कहा जा रहा है निफ्टी 50 में वोलेटिलिटी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना शेयर बढ़ा दिया। तो हमने यही तो पढ़ा था, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी हो रही है उससे हेल्प मिली है। तो ये आंसर आ सकता है। दी आरबीआई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट का कोई सेंस ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं इंटरेस्ट रेट का, हटा इसको। फॉरेन इन्वेस्टर शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम साउथ कोरिया टू, अब वो कहीं भी जाए हमें क्या मतलब, हमें तो इंडिया की बात बतानी है। वो साउथ कोरिया जाए, ब्राजील जाए, कहीं भी जाए, हमें क्या मतलब, कहीं जाके मरे। दी रुपी स्टेबलाइज अगेंस्ट यूरो बट कंटिन्यू टू फॉल अगेंस्ट डॉलर, तो ये तो नेगेटिव बात है ना, हटा इसको। और यूरो से तो और ज्यादा खतरनाक हमारा डेप्रिसिएशन है, हमें स्ट्रेंथन करना है इस बात को, और वो बी से हो जाए। कोई दिक्कत?
आगे आंसर बी। और आपको ये भी पता है यार बी ही आंसर है, ये आपने कट कर दी है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है। बस यही पावर है आरसी की और कुछ नहीं। वीक करो अब इसको, अब वीक करो। हमने पढ़ा था ना हमारी जो क्लेम दैट इंडियन स्टॉक मोर कॉम्पिटिटिव। देखो इंडिया के स्टॉक मोर कॉम्पिटिटिव क्यों हुए थे? वो इसलिए हुए थे क्योंकि वहां पर भी वैल्यूएशन बढ़ गई थी। जो साउथ कोरिया है, जो ब्राजील है, जो मैक्सिको है, जो चाइना है, जो ताइवान है, वहां पर भी स्टॉक की जो परफॉर्मेंस थी वो आउट परफॉर्मेंस हो गई थी। इस वजह से गैप कम हो गया। गैप कम हो गया तो हम कंपेटिटिव हो गए थे और ज्यादा। बस अब आपको इस बात को वीक कर देना है। लो भाई करो वीक, वीक कर दो। देखा क्वेश्चन, समझे आप ध्यान से? क्वेश्चन में ये था हमारा जो कंपिटिटिव, मतलब हम जो और भी ज्यादा कंपिटिटिव हो गए थे। क्यों हो गए थे? वो इसलिए हो गए थे सर क्योंकि अगर हमारी कंपनी का एक शेयर 5,000 का था तो जो बाहर की कंपनी का शेयर है जो पहले 3,000 हुआ करता था, अब वो बढ़ करके 4,500 हो गया था। मतलब वहां पर भी प्राइस बढ़ गए थे। तो फिर इन्वेस्टर ने कहा 500 ही तो ज्यादा है इंडिया में लगाते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया एक यंग जनरेशन वाला नेशन है, ये और ग्रो करेगा। 500 के लिए चाइना के पास क्यों जाना, यहां जा। तो यहां पे लगा दिया उन्होंने, 500 को नहीं देखा, लेकिन आप 5,000 और 3,000 को देख रहे थे वो। तो इसका मतलब अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो हमारे लिए फायदा हो गया। अब हमारे लिए नुकसान कब होगा? जब ये अच्छा परफॉर्म ना करें, क्योंकि हमें वीक करना है। तो इनके परफॉर्मेंस को, जो ये उठी थी इसकी परफॉर्मेंस को गिरा दो, और इसकी परफॉर्मेंस ये रही, यहाँ पे गिर गई। स्टॉक प्राइसेस इन चाइना ताइवान एक्सपीरियंस अ सडन 20% मार्केट करेक्शन इन दी लेट 2025। अब आई बात समझ में आप लोगों को? तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो कहीं पूरे पैसेज में ये लिखा है कि अचानक से 20% मार्केट गिर गया, ना तो पूरे पैसेज में कहीं ये लिखा होगा 2%, ना तो 5 लाख करोड़ लिखा होगा, ना तो 12% लिखा होगा। क्योंकि ये पैसेज लॉजिकल है, रीडिंग बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, और फिर भी आप आंसर दे रहे हो। अब सोचो क्या होगा जब यहां पर वो लाइनें लिखी आ जाएं जो पैसेज में ही लिखी हुई है, वो तो आप यूं ही निपटा दोगे। तो ये लेवल हमें तैयार करना है, इस लेवल के लिए हम आगे जा रहे हैं, है ना। एसबीआई पीओ आएगा पहले, तो एसबीआई पीओ में ये लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा। जितने भी बड़े एग्जाम आ रहे हैं इस बार, तो इन्होंने क्या करा, एसबीआई क्लर्क जैसे एग्जाम में ये लेवल डाल दिया था। क्लर्क का है पेपर, लेकिन ये लेवल डाल रखा है, तो हमें तैयार तो रहना होगा। लो अब मुझे बताओ, सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात को सुनना। आप ही बताओ जो करंट स्ट्रेस है इंडिया के डेट मार्केट पे। डेट मार्केट तुमने पढ़ा था ना, कहा था सर? सर डेट मार्केट आया था स्टॉक के बाद। मतलब स्टॉक में हमने पॉजिटिव बातें बता दी थी, ये देखो बता दी थी। हमने कहा करेंसी वीक हो रही है तो और जाएंगे। उसके बाद हमने कहा था ये तो है ही, लेकिन अब डेट वाले भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो डेट वाले पैसा निकाल रहे हैं, तुमने पढ़ा था क्यों निकाल रहे हैं डेट वाले पैसा। मतलब दिसंबर में उन्होंने इतना पैसा निकाल लिया। अब क्या कहा जा रहा है यहां पर आप हमारे को ये बताइए, इस क्वेश्चन के जरिए ये बताइए आप हमारे को कि कौन सा फॉल्स है, रीजन दो। भाई अभी स्ट्रेस आ रखा है डेट मार्केट में, तो वो रीजन आपने पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं पैसेज में, क्या रीजन है, क्यों जा रहे हैं भाग करके, छोड़ करके। तो आप बताओ कौन सा रीजन गलत है, फॉल्स वाला रीजन वाला आंसर देना। ले भाई, मेरे क्वेश्चन पूरा करने से पहले ही तुम्हारा आंसर आ गया। दी 9% राइज इन निफ्टी 50 इंडेक्स, ये रीजन कभी हो ही नहीं सकता है, तो अच्छी बात है, वो जाते ही नहीं। नहीं रुको, एक मिनट रुको, पढ़ने दो भाई, पढ़ने दो। हमें डेट बताना है, तो डेट अगर बताना है अपन को तो स्टॉक मार्केट की बात नहीं होगी। हाँ यार, एक मिनट मैं ना पढ़ता हूं पहले सारे ऑप्शंस को, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अ डिक्लाइन इन टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हर टैक्स रेवेन्यू गिर गया था, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो सही है, हमें गलत वाला देना। डेप्रिसिएशन हो रहा है रुपये में, इस वजह से भी लोग जा रहे हैं। हाँ भाई, द रिवर्सल ऑफ फ्लो दैट प्रीवियसली केम थ्रू ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस।
पहले आए थे 8,000 करोड़, 70,000 करोड़ समथिंग, अब 8,000 करोड़ चले गए, तो वो रिवर्स हो गया ना, पहले आना अब जाना। तो ये भी रीजन हमने पढ़ा। देखो लिखा नहीं है उसने, उसने वो लिखा नहीं है आपके लिए कि इतने 1,000 करोड़ आए थे, क्योंकि आप पकड़ लेते हाँ इतने 1,000 करोड़ आए थे। उसने लैंग्वेज में बना करके लिख दिया कि रिवर्सल हो गया फ्लो का, पहले जो आया था अब वो चले गया। दी नेट आउटफ्लो, अरे लिखा है इसने एक, अच्छा एक डाटा दे दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें बात डेट की करनी है, डेट से ऊपर हमने स्टॉक वाली बातें कर ली थी। तो अब भाई निफ्टी 50 गिरे उठे, इससे डेट को क्या मतलब, डेट मार्केट को इससे क्या लेना देना। तो इसका मतलब ये है डी आंसर आपका नहीं होगा, डी ही करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, बताओ कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, मजा आ रहा है? भाई मजा आ रहा है तो एक बार फायर और सेशन को लाइक कर दो, है ना। देख लो आप कितने तगड़े क्वेश्चन बने हैं। लीस्ट लाइकली वाला तुम आंसर डी लगा रहे हो, तुम्हारा आंसर सही हो रहा है, सोचो तुम्हारा लेवल कहाँ आ गया। और जो स्टूडेंट नए हैं कुछ दिन रुको, मैं ये नहीं कहता 3 महीने पढ़ो, मैं ये नहीं कहता 4 महीने पढ़ो, मैं कहता हूँ 7 दिन पढ़ो बस मुझसे, 7 दिन। 7 दिन में अगर मेरा पढ़ा है वो समझ में नहीं आ रहा, 7 दिन में आपको लग रहा है नहीं सर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, छोड़ दो, 7 दिन में छोड़ दो। 3 महीने किसने देखे? फोर्थ, ई में डाउट है। अच्छा एक मिनट रुको, ई में डाउट है, मैं देखता हूँ। द नेट आउटफ्लो ऑफ 8,587 करोड़ थ्रू द फुली एसेसिबल रूट। देखो फुली एसेसिबल रूट यहाँ पे दिया तो था, इस रूट से आया, देखो ये ना, इन्होंने कहा था ना भाई इतना आउटफ्लो, इतना पैसा चले गया इंडिया से, इतना पैसा इंडिया से चले गया, आउटफ्लो हो गया, किसके थ्रू? फुली एसेसिबल रूट के थ्रू चले गया। तो इसलिए तो लोग बाहर निकाल रहे हैं, तभी तो पता चला हाँ भाई पैसा निकल रहा है। तो हमें तो वो बताना है ना, ऑप्शन जो फॉल्स था, तो ये तो ट्रू है ना, आउटफ्लो ही तो हुआ है, इनफ्लो हुआ होता तो मेरा आंसर ये होता, आउटफ्लो हुआ है, तो ये तो सही है ना आंसर। हमें तो गलत वाला देना है, लीस्ट वाला देना है, तो डी होगा। क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द ऑथर स्टांस। अब ऑथर का स्टांस बताओ आरबीआई के रोल के ऊपर। आरबीआई का रोल लास्ट में ही पढ़ा, कह रहा है क्या रोल है, क्या स्टांस है, चलो पढ़ते हैं। आरबीआई शुड अग्रेसिवली पैक द रुपी टू डॉलर, नहीं यार ये तो नहीं पढ़ा, हटा। द आरबीआई शुड स्टॉप ऑल इट, नहीं हटा। द आरबीआई शुड मेंटेन अ बैलेंस सेटल, अरे वाह। द आरबीआई शुड प्रायोरिटाइज द डेट मार्केट, नहीं। द आरबीआई शुड इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू, नहीं। सी आंसर है, बात खत्म। अब देखो आप बताओ मुझे इजी क्यों लगा, इजी का रीजन तो यही चीज आप सीखो, कभी भी कोई क्लास ले रहे हो, ये देखो मैंने क्या सीखा इससे, मैंने इससे सीखा सर लाइन सेम आ गई, सटल इंटरवेंशन। तो मेरे लिए तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, देख लो तो क्या है यहाँ पे, सटल मैनेजमेंट, लाइन सेम आ, जब लाइन सेम आ जाएगी सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये इजी आपके लिए तब बना जब आप विदाउट लाइन वाले क्वेश्चन करते हो, जब आप लॉजिकल क्वेश्चन करते हो तब आपके लिए इजी हो पाया। पहले स्टूडेंट करते ही लाइन वाले क्वेश्चन थे, तो जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते तो कहते थे सर पता नहीं क्या आ गया। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन पिछले 1.5 साल से पढ़ाता, 1.5 साल से मेरा ये लेवल रहा है, पर स्टूडेंट देखता नहीं है। स्टूडेंट को सोचता है आज 18 तारीख है, आज सर की क्लास में, अरे यार अबे क्लास को डेट देख के मत देखो, क्लास को ये मत समझो आज 18 तारीख है 18 तारीख को देखूंगा, कोई पुराना उठा लो यार, सर का एक मीन्स का आरसी करने को मिलेगा, ठीक है। डेट देख के मेरी क्लास मत देखो, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं डेट के अकॉर्डिंग लाता ही नहीं हूं आरसी, ठीक है। सी आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। क्यों सिंपल लगा? क्योंकि सर लाइन मिल गई, और लाइन जब एग्जाम में ही मिल जाएगी तो हमारे लिए इजी है, लाइन नहीं भी मिलेगी तब भी हम उसको इजी बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इसको टोन, हाँ भाई सेंट्रल थीम बता दो, तुमने तो पूरा पढ़ लिया। दी कोलैप्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का कोलैप्स तो नहीं हुआ, हटा भाई। कंपैरिजन ऑफ ग्लोबल इक्विटी इंडाइसिस, क्या हम ग्लोबल इक्विटी इंडाइसिस को कंपेयर करने बैठे हैं? नहीं। रेजिलियंस ऑफ इंडियन इक्विटी अमिड फॉरेन कैपिटल फ्लाइट, टोन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल सही है। तो ऑथर ने यही कहा ना
कि भाई ये लोग जा रहे हैं पर घबराओ मत, हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं और आरबीआई लगा हुआ है, आरबीआई आगे भी लगा रहेगा, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ यूएस रेट हटा, दी सुपीरियरिटी ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर ओवर फॉरेन, नहीं हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं, एक मिनट रुको, हाँ यार सुपीरियरिटी तो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ओवर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक वाले ज्यादा है, आ तो सकता है, क्या दिक्कत है। अच्छा टोन अग्रेसिव है, ओके 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 ओके, ई कट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है टोन अग्रेसिव, अग्रेसिव टोन तो नहीं है। हालांकि अगर सिर्फ ये होता ना यार, ये तो सही है, देखो ये तो सही है ना, डोमेस्टिक वालों ने तो हमारे को बचाया है, लेकिन टोटल जो अगर अपन ने पैसेज पढ़ा तो उसमें हम बात रेजिलियंस की कर रहे हैं, इंडिया की इक्विटीज की, और हमारी जो टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक ही है, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब थोड़ा सा सावधानी लेकिन ऑप्टिमिस्टिक। सी आंसर होगा। ई पता है कब होता, जब अग्रेसिव नहीं होता तब ई होता, क्योंकि अभी तो डोमेस्टिक वाले तो बचा के बैठे हैं, बाहर वाले तो निकल लिए, डोमेस्टिक वालों की वजह से हम बचे हूं। सिक्स्थ, लो भाई अब तुम वो क्वेश्चन करने जा रहे हो जिससे सबको डर लगता है, इन्फ्रेंस वाले, देखो क्या तुम ये बना पाओगे। अकेडमिक कैसी टोन है, अकेडमिक का मतलब हो जाएगा मतलब अकेडमिक कोई पॉजिटिव नेगेटिव टोन नहीं है, अकेडमिक का मतलब कोई चीज आपको बता रहा है, सिखा रहा है। हाँ भाई क्या आप इसका आंसर दे पाएंगे, चलो चेक करते हैं। देखो द वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन 2025 इज मोर देन क्वाड्रुपल द वॉल्यूम ऑफ एफपीआई इक्विटी सेलिंग। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्वाड्रुपल कह रहा है 4 गुना, क्या कह रहा है 4 गुना, एक बार पढ़े, क्या हमारे को वहां पे 4 गुना दिया गया है, वैसे तो 4 गुना नहीं दिया गया, क्या पता कोई परसेंटेज हो, नंबर हो, ये बना करके बैठा हो कोई 4 गुना, एक बार पढ़ लू, पढ़ लेता हूं भाई। कह रहा है 7 लाख करोड़ है, तो 4 गुना, अरे यार क्वेश्चन में झोल हो सकता है भाई, ये क्वांट में, क्योंकि एक पेपर हुआ था, मैं बताता हूँ कौन सा पेपर था, आईबीपीएस पीओ मेंस, इस साल वाला नहीं, इसके पिछले साल वाला, उसमें उन्होंने मैथ लगा दी थी, परसेंटेज पूछ ली थी, नंबर में दे रखा था, नंबर का परसेंटेज निकाल करके पता चला हाँ यार तो ये परसेंटेज आ रही, कहीं यहाँ पे मैथ तो नहीं लगी हुई, कहा जा रहा है मोर देन क्वाड्रुपल। देखो इक्विटी सेलिंग कितनी हुई, 1.6 लाख करोड़ की, और आए कितने डोमेस्टिक के यहां से, डोमेस्टिक के यहां से कितना है 7.2 लाख करोड़ आए। देखो क्या ये 4 गुना से ज्यादा है, करो एक बार 16 को 4 से मल्टीप्लाई, 64। क्वेश्चन देख रहे हो तो ले भाई क्वांट लगा दो, क्या जो हमारे हाथ में 7.2 आए क्या वो इसके 4 गुना से ज्यादा है, ज्यादा है, तभी तो ये कह रहा है मोर देन, इसका मतलब फर्स्ट सही है। आप लेवल देख लेना, कहीं मिल जाए आपको पूरी इंडस्ट्री में ये लेवल, पूरी इंडस्ट्री में लेवल, किसी भी मोग में लेवल मिल जाए तो बता देना मेरे को, जहां पे आपको ये भी सोचना पड़े क्वाड्रुपल हो तो नहीं जाएगा, कैसे हो गया सोचो, आया गया कितना हमारे यहां से 1.6 लाख करोड़ दे रखा है डाटा, कह रहा है इतना गया, आया कितना, इतना, 4 गुना से ज्यादा अंदर आ गया जितना गया, तो इसका मतलब पहला वाला जो पॉइंट है वो हमारा सही हो गया, ये वाला आंसर आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट देखे क्वाड्रुपल तो पढ़ा ही नहीं, 4 गुना तो पढ़ा ही नहीं, हटा, गलत है, गलत नहीं है भाई, डाटा दे रखा है निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिटेल पार्टिसिपेशन हैज बीन अ प्राइमरी फैक्टर इन प्रिवेंटिंग अ मार्केट क्रैश। प्राइमरी फैक्टर कह रहा है मार्केट क्रैश को, मार्केट क्रैश के बारे में पढ़ा था, आप पढ़ा था, आज बताते हैं कहाँ पढ़ा था। देखो ये रहा कीपिंग प्रिवेंट से रिलेटेड यही बात थी, शार्प स्लाइड कौन बचाया, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑल्सो रिमेन एक्टिव, ये भी एक्टिव था, इसने हेल्प करी रोकने में, तो इसका मतलब देखो रोकने में इसी का नाम लिया है, तो मैं वहां पे प्राइमरी वर्ड लगा सकता हूं ना, अब तो भाई अब तो ये प्राइमरी वर्ड लगा सकता हूं, प्राइमरी फैक्टर कौन है रोकने में, यही तो है इंडिविजुअल। The Nifty 50 would have declined if domestic institutional flow were lower than 1.6 लाख करोड़। तो कहा जा रहा है जो निफ्टी 50 है वुड हैव डिक्लाइन, वो डिक्लाइन कर जाएगी अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लो जो है वो इतना गिर जाए। तो मेरे को एक बात बताओ, हमको क्या पता अगर इतने लाख करोड़ से गिर जाए तो ये डिक्लाइन ही कर जाएगी,
हम इन्फर तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे पैसेज से। कह रहा है निफ्टी 50 वुड हैव डिक्लाइन, निफ्टी 50 डिक्लाइन कर जाएगी अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्लो जो है वर लोअर देन 1.61 लाख करोड़। यार हाँ यार, ये भी हो सकता है, इन्फर करना है ना अपन को, तो हो तो सकता है। एक बार दिमाग लगाते हैं, देखो सुनो, निफ्टी 50 कहा जा रहा है डिक्लाइन कर जाएगी अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्लो जो है वो 1.61 लाख करोड़ से कम हो गया तो। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फ्लो मैं एक बार चेक करूं, अभी हमारे पास आया कितना है, डोमेस्टिक 7.2 लाख आया। अगर ये उससे कम हो जाए कोई बात नहीं, और भी तो लोग बैठे हैं, तीन तीन फैक्टर है हमारे हाथ में, हम थोड़ी ना कह सकते हैं अगर एक ही तो गायब कर रहे हो आप कह रहे हो सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फ्लो इतना ना हो, कम हो, तो क्या इसकी वजह से निफ्टी 50 नीचे आ जाएगा? हमने तो बहुत सारे तरीके बताए। निफ्टी 50 9% हाइयर है, क्यों? दिस डोमेस्टिक फ्लोज, ये जो डोमेस्टिक फ्लोज है मतलब ये सारे, एक तो ये, उसके बाद इन्वेस्टर, उसके बाद डोमेस्टिक इंडिविजुअल, ये सब मिलाकर के बढ़ाए हैं। हम कैसे कहते हैं सिर्फ इसके कारण नीचे आ जाएगा? तो कांट से हम नहीं कह सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबे कहाँ गया आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपको लगाना पड़ेगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन। लो भाई लास्ट क्वेश्चन, नोट इन्फर्ड, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप मुझे इसका आंसर होमवर्क में देंगे आज की क्लास में इधर। हाँ इफेक्ट पड़ेगा। देखो सुनो, मैं इस पे वापस आता हूं, मैं इस पे थोड़ा डिबेट करने को तैयार हूं। देखो सुनो, अभी हमने क्या कहा, 7.2 लाख करोड़ आए, गए कितने थे? 1.6 गए थे। देखो 1.6 हमारे हाथ से गए, आए कितने? 7.2 लाख। तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि 4 गुना से ज्यादा गए। अब ये कह रहा है कि जो 1.6 लाख करोड़ गए, मान लो 1 लाख करोड़ ही आए, तो 60,000 का गैप आ गया। तो यार अब वो 60,000 का गैप, और भी तो लोग हैं, और भी तो फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर हैं सर बताओ? देखो इधर आओ, इसने साफ लिख के दिया है। यहाँ पे क्या लिख के दिया है इसने कहा दीज डोमेस्टिक फ्लो। कौन कौन से डोमेस्टिक फ्लो? एक तो इंस्टीट्यूशनल फ्लो हो गया, उसके अलावा क्या है? एसआईपी इनफ्लो हो गया, उसके अलावा क्या है सर? उसके अलावा है इंश्योरेंस और पेंशन फंड हो गया ये, उसके अलावा क्या है सर? ये जो इंडिविजुअल हेल्प कर रहे हैं ये, और क्या है सर? ये सारी चीजें मिला करके 9% ऊपर लेके गए। अगर मान लो ये मैं कम भी कर दूं तो मैं कैसे कंफर्म कह सकता हूं कि भाई ये नीचे आ जाएगा, ये डिक्लाइन कर जाएगा? मैं कैसे कह सकता हूं? हो सकता है 9% ना हो, क्या पता 8% हो, क्या पता 7 हो, क्या पता 1% हो। मैं डिक्लाइन की बात कंफर्म तो नहीं कर सकता ना इस एक फैक्टर से। इसलिए मैं थर्ड को आंसर नहीं बना पाऊंगा, इसलिए आपका थर्ड कांट से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, कमेंट्स में मुझे आप लोग जरूर लिखिएगा कि इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या, तो पैसेज को अब आप उस सही नजर से देख पा रहे हैं जैसा देखना चाहिए, है ना? क्या आप लोग को ये पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ने का सिस्टम हेल्प कर रहा है? क्या आप रिटेन कर पा रहे हो कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव बातें हैं? ऐसे ही आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपको फील हो रहा है, आपकी फीलिंग कमेंट्स में अगर आप लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ तो और मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, चलिए मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए थैंक यू।